सो हेलो गाइस, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 11th फिजिक्स की बुक 2 का चैप्टर ऑसिलेशन की काफी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन। आज हम दो डेरिवेशन करेंगे जो दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो है अपना टाइम पीरियड से रिलेटेड डेरिवेशंस करने वाले हैं। पहली टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, दूसरी टाइम पीरियड ऑफ स्प्रिंग क्लॉक सिस्टम। और हमको ये चीज अच्छे से पता है कि दोनों ही सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करते हैं। ठीक है, यानी एक तरह का स्पेशल ऑसिलेशन वो अपन ने पढ़ा हुआ है। ठीक है, सिंपल हार्मोनिक मोशन किस तरह होता है, जैसे पेंडुलम में कुछ इस तरह होता है, वो कुछ इस तरह मोशन करता है पेंडुलम, और स्प्रिंग को अगर मैं खींच के ब्लॉक को छोड़ू तो ऐसे ऐसे करेगा वो मोशन। ठीक है, अब वर्टिकल में अगर वो छोड़ू ऐसे में पकड़ के ब्लॉक को, देखो स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम दो तरह के हो सकते हैं, एक हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है, वर्टिकल में भी हो सकता है। वो हमारे ऊपर है, हमारा अरेंजमेंट उसको कैसे कर रहे हैं। ठीक है, बट अपन को ये कभी अपन हॉरिजॉन्टल वाला करके समझ लेंगे, एक ही बात है। बट हाँ, मैं आपको बस मेन ये कहना चाह रहा हूं कि दोनों ही एसएचएम परफॉर्म करते हैं, तो दोनों का कुछ ना कुछ टाइम पीरियड होगा। और टाइम पीरियड पता है, टाइम पीरियड मतलब होता क्या है, तो कंप्लीट वन कंप्लीट मतलब एक पूरा ऑसिलेशन कंप्लीट करने के लिए जो टाइम लगता है कंप्लीट, वो उसको कहते हैं टाइम पीरियड। ठीक है, कंप्लीट अगर आप मैं फिगर से बना के बताऊं तो आपको अच्छे समझ में आएगा। पहले अपन एक पेंडुलम बना लेते हैं। ये देखना आप, ये अगर मेरा पेंडुलम है तो अगर मान लो ये यहां से स्टार्ट कर रहा है, यहां से, तो ये मान लो मैं अब मैंने पहले क्या डिराइव कर रहे हैं टाइम पीरियड। अब मैं आपको समझाते सब बताता हूँ। ठीक है, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम के लिए मान लो पेंडुलम ने यहां से चलना स्टार्ट किया। ठीक है, ये इसकी मीन पोजीशन है, मीन पोजीशन से इसने चलना स्टार्ट किया। बाकी एसएचएम का मतलब अपन ने सब समझा हुआ है ना, मतलब वो आपने चैप्टर में पढ़ा होगा तभी भी समझा होगा। ठीक है, अभी अपन डेरिवेशन शुरू करते हैं। ठीक है, बाकी अपने मीन पोजीशन से ये पेंडुलम जब ऐसे 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 ऑसिलेट करेगा, तो मान लो दूसरा अपन कोई केस ले लेते हैं कि वो यहां तक पहुंच गया। ठीक है, वो आप थोड़ा सीधा बना लेना स्ट्रिंग को, यहां तक है ना, यहां तक ऑसिलेट कर करके यहां तक पहुंच गया अपना पेंडुलम। ठीक है, ये यहां तक अपना पेंडुलम पहुंच गया। ठीक है, उसने इतना मतलब कवर कर लिया डिस्प्लेसमेंट। अब अगर आप ध्यान से देखो तो हमारे पेंडुलम ने कुछ आर्क कवर किया है, ये उसने कुछ आर्क कवर किया, एक्स आर्क। अब देखो अगर आप ध्यान से देखो तो ये एक सर्कल का हिस्सा नहीं लग रहा, ये छोटा सा आर्क, ये सर्कल, ये जो छोटा सा हिस्सा नहीं लग रहा। मैं आपको अगर पूरा सर्कल बना के बताऊं तो अगर आप ध्यान से देखो तो मैं अगर सिर्फ इतना हिस्सा देखूं, जिसको मैंने देखो डबल से शेड करा है, जो थोड़ा डार्क दिख रहा है, वो इतना सा हिस्सा इतना ऐसा नहीं दिख रहा है। आप पूरे को मत देखना, ये बॉब की इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच का ये ऐसा आर्क ना, जो कर्व सा, उसको देखो जितने में मैंने एरो बना के एक्स लिखा है, वो इतना एक सर्कल का टुकड़ा नहीं लग रहा है। तो उसके लिए अब ये मान लो कि एंगल थीटा है। ठीक है, वो थीटा एंगल पे चला गया आगे, तो मैं थीटा कैसे निकाल सकता हूं? अगर मुझे थीटा निकालना है तो मैं L इज इक्वल टू आर इंटू थीटा लगा सकता हूँ। L यहाँ पे L क्या होता है, लेंथ ऑफ आर्क सर्कल में, मतलब ये होता है ना, सर्कल के लिए फॉर्मूला होता है, सर्कल की अगर आर्क की लेंथ निकालनी है तो अगर मैं रेडियस मल्टीप्लाई थीटा, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, L इज इक्वल टू आर इंटू थीटा, तो ये एक तरह की आर्क भी ना, अगर आप उसको एक सर्कल से कंपेयर करो तो अगर आप अब देखो, इमेजिन करने का भी इमेजिन कर सकते हो कि मान लो ऐसा कुछ हो जाए तो कि भाई ये रुके ही नहीं और वापस पीछे आए नहीं। वो हमको पता है कि भाई पेंडुलम यहाँ रुक के पीछे आता है वापस। मान लो कभी अगर वो नहीं रुके तो ऐसे पूरा ऐसे जाएगा और पूरा कंप्लीट कर लेगा ऐसे। वैसे ऐसा होता नहीं है, बट मतलब करता तो एक तरह का आर्क के फॉर्म में मोशन करता है ना ये, तो मैं उसके हर एक डिस्प्लेसमेंट को एक सर्कल का हिस्सा कह सकता हूं अगर आप इस तरह उसके डिस्प्लेसमेंट को पढ़े तो। मैंने आपको ये इसलिए बताया ताकि अपन थीटा निकाल पाए। तो थीटा यहां से क्या हो जाएगा, अब अगर मैं थीटा यहां से हो जाएगा L बाय आर। अब यहाँ पे जो L है, L यानी यहाँ पे लेंथ ऑफ आर्क है, और यहाँ पे आर्क लेंथ हमारे लिए क्या है, x है। ये कर्व सी जो दिख रही है ना आपको, ये गोल सी, ये क्या है, अपनी लेंथ ऑफ आर्क है जो हमने मानी है x। और रेडियस, अब ये ध्यान से देखना, चाहे इसकी बात कर लो, ये भी अपने लिए L है, ये भी अपने लिए L है। हियर L का मतलब है लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, कौन सी स्ट्रिंग, जिससे पेंडुलम बंधा हुआ है, मतलब जिससे टाइड है अपना पेंडुलम और वो कर रहा है, ऑसिलेशन कर रहा है या एसएचएम कर रहा है, जिससे वो बंधा हुआ है। अब वो रस्सी की लेंथ यहाँ पे भी L होगी, जब थोड़ी देर बाद थोड़ा ऊपर चला जाएगा तो रस्सी की लेंथ तो L ही रहेगी ना, रस्सी तो एक ही है, बस वो रस्सी पहले यहाँ थी फिर यहाँ चली गई। ठीक है, तो दोनों को मैं L लिख सकता हूँ, ध्यान से सुनना आप, आर। अब आप बोलोगे मैं रेडियस की जगह लेंथ ऑफ रस्सी कैसे लिख रहा हूं, क्योंकि रेडियस और रस्सी की लेंथ तो क्या मतलब, उनका कनेक्शन क्या है। अगर आप यार इसको सर्कुलर एक सर्कल से कंपेयर करके समझा रहा हूं मैं आपको ये समझा रहा हूं कि भाई अगर मान लो ये नहीं रुकता यहाँ पे तो ये पूरा सर्कुलर कवर करता, तो मैं आपको ये समझा रहा हूं कि ये जो पॉइंट है ना, ये मतलब ऐसे कभी ऐसा होता नहीं है, वो यहीं पे रुक के पीछे आता है, बट आपको एक पर्सपेक्टिव एकदम क्लियर हो जाए, इसलिए मैं आपको ऐसा बता रहा हूं कि भाई एक सर्कल के जो टुकड़े के हिसाब से उसका आर्क है, समझ रहे हो आप, सर्कल का एक हिस्सा, जो सर्कल का हिस्सा क्या होता है, आर्क होता है।
तो अगर आप यहाँ ध्यान से देखें तो ये जो हिस्सा है ना, मैं इसको क्या कह सकता हूं, ये मेरा एक तरह से सर्कल के लिए सेंटर हो जाएगा। अगर मैं इस पूरे को एक सर्कल कंसीडर करूं ना, तो ये मेरा एक सेंटर हो जाएगा। और सेंटर, अगर मैं इसको सेंटर मान के चलूं, ये मेरा सेंटर हो गया, तो सेंटर के हिसाब से तो एक रेडियस होगी ना, इसको मैं सेंटर, अगर इसको आप सर्कल से कंपेयर करो तो जैसे सर्कल के लिए सेंटर है ना, वैसे ही इसके लिए यहाँ पे रस्सी है, रस्सी जहां से बंधी हुई है ये हिस्सा है, तो ये और ये मेरा इस तरह यहाँ पे बॉब बंधा हुआ है और ये ऐसे ऐसे जा रहा है, ऐसे ऐसे, समझ रहे हो। तो ये जो रस्सी है, अगर सर्कल से कंपेयर करो तो अगर आप देखो ना, इतना हिस्सा, ये इतना हिस्सा, जितने हिस्से में रस्सी है और ये मेरे ऐसी जिगजैग लाइन बनाई है, तो ये हिस्सा, इसे इतने हिस्से को उठा के देखो तो यही तो पेंडुलम है, ये रस्सी है और ये बॉब ऐसे जा रहा है। तो ये अगर आप ध्यान से कंपेयर करो, और ये पूरी मेरी लेंथ ऑफ रस्सी है, रस्सी की लेंथ सेंटर से, ये एक तरह से सेंटर माना जाता है, तो ये मेरी पूरी रेडियस हो जाती है। इसको आप अच्छे से अगर आप सोचो ना थोड़ी देर, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि क्या है मेरी, ये एक तरह से ये क्या है, लेंथ हो गई, और रेडियस ही मेरी लेंथ ऑफ क्या हो गई, रस्सी की लेंथ हो गई। हाँ, तो आप अगर इसको ध्यान से देखो, है ना, तो क्या हो जाएगा, ये अपनी एक तरह से ये पॉइंट को अगर आप सेंटर कंसीडर कर लो, सेंटर से, और ये अपना एक तरह सर्कमफेरेंस होगा, क्योंकि ये क्या है मेरा आर्क है, आर्क किसके ऊपर लाई करेगा, आर्क मेरा सर्कमफेरेंस के ऊपर ही तो लाई करेगा, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल के ऊपर, तो वहां से लेकर सर्कमफेरेंस तक की लाइन रेडियस ही तो होती है, तो थीटा की वैल्यू मैंने निकाल ली। अब अपन शुरू करते हैं कंपोनेंट्स करना। ये मेरा बॉब अगर मान लो यहाँ पे, तो ये इसका mg लग रहा होगा, इधर ये क्या है, इसका mg लग रहा होगा। अब मैं इसके बाकी दो कंपोनेंट बना लेता हूं, मैं अंदर लिख देता हूं x को। अगर आप ध्यान से देखो, देखिए ये कंपोनेंट मैंने अब बना लिए, ये मेरा mg cos थीटा होगा, ये मेरा mg sin थीटा होगा, है ना। अब आप समझ जाइए, अंदर वाली जो लाइन बनी, मैं अंदर वाली लाइन को मिटा दे रहा हूं। अंदर वाली लाइन कौन सी, जो x को बता रही थी, यानी जो आर्क को बता रही थी, समझ गए ना, आर्क क्या था, ये था मेरा आर्क, ठीक है, वो आप समझ चुके हैं। अब आगे चलते हैं अपन, ये मेरा mg sin थीटा था, बाकी ये तो आपको पता है ना, वो आर्क मैंने पहले समझा दिया आपको। अब अगर आप ध्यान से देखो, तो अगर ये एंगल थीटा है ना, तो आप सोचोगे कि मैंने यहीं पे cos थीटा वाला कंपोनेंट यहां क्यों लिया, जरूर वहां पे थीटा होगा, जब cos थीटा के पास वाला cos हो गया। अब अगर आप ध्यान से देखो, तो जिस लाइन पे mg काम कर रहा है, जिस वर्चुअल लाइन पे मेरा mg काम कर रहा है, उसको अगर मैं एक्सटेंड करूं, इसको मिटा देते हैं, उसको अगर मैं एक्सटेंड करूं, अगर आप इसको एक्सटेंड करोगे और ध्यान से देखोगे, तो ये और ये क्या बना रहे हैं मेरा, ऐसे ऐसे ऐसे। अगर मैं देखूं तो ये भी मेरा एक अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के हिसाब से थीटा हो जाएगा, है कि नहीं। अगर आप इसको ध्यान से देखो, ये ऐसे ऐसे ऐसे, तो ये भी थीटा, ये भी थीटा, तो क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से दोनों बराबर हुए कि नहीं, है ना। क्योंकि देखो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कैसे बनते हैं, अगर ऐसा Z टाइप बन रहा हो, ऐसा Z बन रहा हो, या सीधा देखो, सीधा करके देखो, अगर टेढ़ा देखो तो Z बन रहा है, सीधा देखो तो N बन रहा है, तो ये अंदर वाले जो दोनों एंगल बराबर होते हैं अकॉर्डिंग टू अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब वही दूसरी प्रॉपर्टी क्या होती है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये कौन से एंगल्स, ये वाले एंगल्स, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स ये होते हैं। अल्टरनेट तो अपन ने पढ़ लिए, ये वाले और ये वाले अल्टरनेट होते हैं, और वर्टिकली ये होते हैं, ठीक है, जब दो लाइन ऐसे काट रही होती है एक दूसरे को। तो अगर आप ध्यान से देखो, तो मतलब इसको अगर मैं एक्सटेंड भी करूं, किस तरह से, हाँ, इसको और इसको अगर आप ध्यान से नोटिस करो, तो मेरे वर्टिकली अपोजिट एंगल है कि नहीं, ये क्या है, मेरे वर्टिकली अपोजिट एंगल है, राइट। ध्यान से देखो क्या बना रहे हैं, मेरे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बना रहे हैं। देखो इसको देखो ना, ये लाइन को अगर आप एक्स्ट्रा मिटा दो, तो कैसे एंगल, मतलब एकदम ही साथ वाले ऐसे। अब उसको, इसको, ये फिगर को और ये छोटे सी इतनी जगह को कंपेयर करो, तो ये दोनों एंगल थीटा थीटा हो गए कि नहीं हो गए। इसलिए मैंने यहाँ mg cos थीटा लिया और यहाँ mg sin थीटा लिया। आई होप आपको ये विजिबल होगा, ठीक है। तो ये हो गया। अब आगे चलते हैं। अब अगर आप ध्यान से देखो, तो ये रस्सी पे टेंशन भी लग रही होगी, और जिस लाइन पे टेंशन काम कर रहा है, उसी सेम लाइन पे अगर आप ऐसे जाते जाओ, जहां से देखना मेरा मार्कर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, जा रहा है जा रहा है जा रहा है, इस लाइन पे टेंशन काम कर रहा है, और आगे जाओगे तो सेम लाइन पे, कुछ भी नहीं, एकदम एग्जैक्ट सेम लाइन पे नीचे की डायरेक्शन में mg cos थीटा काम कर रहा है। तो ऊपर टेंशन और एग्जैक्ट नीचे उसके mg cos थीटा, ऊपर नीचे दोनों कैंसिल कर देंगे, और बॉब तो मेरा वही है ना, ऊपर नीचे थोड़ी जा रहा है। मतलब अगर ऐसे है तो इसी लाइन पे वो करेगा अपना ऑसिलेशन, है ना, ऊपर या नीचे थोड़ी भाग जाएगा, है ना। तो जब ये फोर्सेस बैलेंस होंगे तो टेंशन और mg cos थीटा एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, लेकिन बॉब पे जो नेट फोर्स लगेगा उसी पे mg sin थीटा होगा, जो उसको ऐसे आगे ले जा रहा होगा। देखो ना, mg sin थीटा का फोर्स है जो उसको आगे लेके जा रहा है,
तो नेट फोर्स जो मेरा यहाँ पे आ चुका है वो आ चुका है mg sin थीटा। मेरा नेट फोर्स आ गया mg sin थीटा, जो बॉब को आगे लेके जा रहा है, जो बॉब को आगे लेके जा रहा है। फिर इसी फोर्स के कारण वो आगे जाएगा, फिर वो पीछे भी आ जाएगा, है ना, पीछे आ जाएगा फिर से आगे जाएगा, तो ऐसे ही चलता रहता है उसका मोशन। बट अब इन शॉर्ट ये एरो को देखोगे तो ये आगे ले जा रहा है इस बॉब को, ठीक है, ये एरो है ना। तो और नेट फोर्स का फॉर्मूला मास इनटू एक्सेलरेशन भी होता है, तो मैं वो रख देता हूं उसकी जगह। दोनों है तो फोर्स ही ना, चाहे एफ नेट कह लो। देखो एक तो फोर्स का यहाँ पे जो नेट फोर्स है वो mg sin थीटा हो गया, और मैं फोर्स की जगह ही फोर्स का एक फॉर्मूला, अगर नेट फोर्स को मैं न्यूटन सेकंड लॉ के हिसाब से लिखना चाहूँ तो मैं एम तो लिख सकता हूँ ना, मास इनटू एक्सेलरेशन mg sin थीटा। यहां से मेरा m से m कट जाएगा, है ना, a इज इक्वल टू g sin थीटा। अब यहाँ पे थोड़ी एक नई स्टेप आने वाली है, अगर आप इसको ध्यान से देखो तो मेरा sin थीटा, यहाँ पे प्रैक्टिकल वगैरह भी करते हैं ना जब अपन इन सारी चीजों के, जब पेंडुलम के प्रैक्टिकल, तो वहां कहा जाता है थीटा को आपको बहुत छोटा रखना है। तो थीटा जो अपना प्रैक्टिकल यहाँ पे बहुत छोटा होता है, देखो ये वाला थीटा कह रहा हूँ, जब इसको स्टडी कर रहे होते हैं तो ये थीटा अपन मतलब अपन इसको क्या करते हैं, एक छोटा एंगल बहुत मान के चलते हैं, तो ये थीटा अपना बहुत छोटा होगा। और साइन थीटा और टेन थीटा दो ऐसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं जिनके लिए अगर थीटा बहुत छोटा हो तो मैं साइन थीटा को नियरली थीटा लिख सकता हूँ, टेन थीटा को भी नियरली थीटा लिख सकता हूँ, ठीक है। यहां पे लिख देता हूं एज थीटा वेरी स्मॉल, वेरी वेरी स्मॉल, तो मेरा थीटा बहुत छोटा होगा, तो मैं नियरली साइन थीटा को मैं नियरली थीटा ही लिख सकता हूं, ठीक है। तो मैंने पूरे साइन थीटा की जगह थीटा लिख दिया, तो ये मेरा एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आ गया। ऑल्सो वी नो एक्सेलरेशन का एक और फॉर्मूला होता है ओमेगा स्क्वायर एक्स, ये अपने एसएचएम में डिराइव करा हुआ है, ठीक है। बस मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैग्नीट्यूड को कंसीडर कर रहा हूँ, माइनस साइन को कंसीडर नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे अपन इसको ऐसे ले सकते हैं, ठीक है, वी कैन कंसीडर इट विदाउट माइनस साइन, यहाँ पे इधर अपने को ऐसे ही करना है, ठीक है ना। अब हम कंसीडर कर सकते हैं कि भाई अपन ने मान लिया कि भाई माइनस साइन जो उसकी डायरेक्शन वगैरह शो कर रहा होगा, वो फिलहाल के लिए हम सिर्फ प्रॉपर फॉर्मूला ले रहे, माइनस को भी नहीं ले रहे, ठीक है। अब इनको आप इक्वेट है तो दोनों एक्सेलरेशन, अगर आप इनको इक्वेट कर दो तो जी थीटा मेरा बराबर हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर एक्स के। अब यहाँ पे थीटा की वैल्यू अगर आप डालो तो थीटा मेरा एक्स बाय एल है, यहां से अपन ने निकाल चुके हैं थीटा, कहां ये रहा, देखो एक्स बाय एल निकाला था, ओमेगा स्क्वायर एक्स, एक्स से एक्स मेरा कैंसिल हो जाएगा। आगे कंटिन्यू करते हैं, इसको मिटा देते हैं। अब अपन जो आगे अपन डेरिवेशन करेंगे, बस होने वाली है अपनी डेरिवेशन, देखो ये हो जाएगा अपना ओमेगा स्क्वायर जी बाय एल। अब यहां से मैं ओमेगा जानता हूं, ओमेगा मेरा क्या होता है, 2 पाई बाय टी होता है कि नहीं, 2 पाई बाय टी, ये फॉर्मूला पढ़ा हुआ है बहुत बार अपन ने, तो मैं 2 पाई बाय टी की जगह लिख देता हूं 2 पाई बाय टी, और ओमेगा के ऊपर स्क्वायर है तो इस पे भी स्क्वायर आ जाएगा जी बाय एल। अब यहाँ पे देखो स्क्वायर हटाओगे तो वहां रूट चला जाएगा, तो 2 पाई बाय टी इज इक्वल टू अंडर रूट जी बाय एल। अब दोनों साइड इन्वर्सिंग कर दो, आप लिख दीजिएगा ऑन इन्वर्सिंग बोथ साइड्स, में डायरेक्ट कर रहा हूं, ऑन इन्वर्सिंग बोथ साइड्स टी हो जाएगा टी बाय 2 पाई इज इक्वल टू, मतलब टी बाय 2 पाई हो जाएगा, इधर अंडर रूट एल बाय जी, रूट के अंदर भी वैल्यूज पलट जाएगी क्योंकि मैं दोनों साइड इन्वर्स कर रहा हूं, तो वो मैं कर सकता हूं। 2 पाई को वहां ले जाओ, मल्टीप्लाई में आ जाएगा 2 पाई अंडर रूट एल बाय जी। यहाँ पे 2 पाई तो अपना एक कांस्टेंट है, अंडर एल क्या है, लेंथ ऑफ दिस रस्सी, जी अपना एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अगर आप ध्यान से देखो तो ये फॉर्मूला सेम अपन डायमेंशनली फर्स्ट चैप्टर में भी अपन डिराइव करते थे, वहां पे डिपेंडेंसी वगैरह लेंथ और जी पे होती थी, वो सारी चीजें हम कर सकते हैं, बट वहां पे क्या होता है डायमेंशंस कभी भी कांस्टेंट नहीं बता पाता, तो कांस्टेंट वहां पर लिखते थे कि एक्सपेरिमेंटली द कांस्टेंट इज 2 पाई, पर यहाँ पे ऑसिलेशन अगर अपन पढ़ रहे हैं तो ये डेरिवेशन अपने को आनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे प्रॉपर पूरी डेरिवेशन है विद कांस्टेंट वगैरह सब पता चल जाता है यहाँ पे, क्योंकि ओरिजिनल मतलब ये डेरिवेशन ऑसिलेशन के हिसाब से, इस चैप्टर के हिसाब से, तो ये डेरिवेशन होती है कंप्लीट। अपन अगली डेरिवेशन की तरफ चलते हैं, टाइम पीरियड ही निकालेंगे अपन बट स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम के लिए। ये जो था मेरा था किसके लिए, ये अपना था पेंडुलम के लिए, सिंपल पेंडुलम के लिए। अब अगर मैं उसके लिए निकालना चाहूं तो वहां पे क्या होगा, अपन क्या करते हैं, कंसीडर कर लेते हैं हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट ऑफ स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम। स्प्रिंग के साथ एक ब्लॉक लगा होगा जिसका कुछ ना कुछ मास होगा, किसका, ब्लॉक का कुछ ना कुछ मास होगा, ठीक है। और उसको अपन क्या करेंगे, वो भी तो एक एसएचएम करेगा, अगर मैं स्प्रिंग को खींचूंगा तो वो भी अपनी मीन पोजीशन से आगे पीछे जाएगी। मैं आपको पहले बना कर ऐसे नहीं करेगी, स्प्रिंग करेगी, देखो मैं पूरा अच्छे से फिगर बनाते हैं अपन पहले। ओके, ये मेरा कुछ फिगर है। अगर अपन यहां से क्या करते हैं, ये मेरा एम मास का बॉब है ना, कुछ ना कुछ मास है। अब मैं एक डॉटेड लाइन से जो बना रहा हूं ना, ये इस बॉब कह रहा हूं, इस मास की, यहाँ पे मास है, ठीक है, इस मास की मीन पोजीशन है, एमपी लिख रहा हूं, ठीक है, मीन पोजीशन। क्यों, क्योंकि अभी तक क्या है, मैंने स्प्रिंग को कुछ खींचा या दबाया कुछ नहीं है,
और भाई आगे जब तक आप स्प्रिंग को कुछ करोगे नहीं तो उसका बॉक्स मतलब उसका जो ब्लॉक है वो ऐसे रेस्ट पे रहेगा, नॉर्मल वो अरेंजमेंट पूरा ऐसे रखा हुआ रहेगा। ये मेरी कोई फिक्स बाउंड्री है, वो अपना पूरा अरेंजमेंट ऐसे रखा हुआ रहेगा मतलब अच्छे से एकदम, उसमें कुछ भी मूवमेंट नहीं है अभी, है ना। और वो अपनी और नॉर्मल रखा हुआ है, जो ब्लॉक जो नॉर्मली रखा हुआ है मतलब वो अपनी मेन पोजीशन पे रेस्ट पे है अभी, ठीक है। तो ये उसकी मेन पोजीशन हो गई। अब अगर मैं उसको उसकी मेन पोजीशन से डिस्टर्ब करूं, मान लेते हैं मैं इसको इलोंगेट कर रहा हूं, मैं यहां से फोर्स लगा रहा हूं, है ना। अपन कंप्रेस भी समझ सकते हैं, बट कोई एक अपन ले लेते हैं। यहां से मैंने फोर्स लगाया, ठीक है, मैंने फोर्स लगा दिया। अब क्या होगा आगे, फोर्स लगाने के बाद क्या होगा, ये अब देखो कैसे ये अपना एक ऑसिलेशन कैसे एक एसएचएम का एक पूरा कैसे कंप्लीट करेगा। यहां से स्टार्ट करेगा, अब मैंने यहां से इसको खींच दिया, यहां तक मैं ले आया, पहले यहां से यहां तक गया, मैंने खींचा ना, मैंने खींचा तो पहले यहां से यहां तक आया, मैं इसको खींच के यहां से यहां तक लेके आया, ये हुआ। छोड़ा मैंने तो पहले यहां आएगा, फिर यहां आएगा, थोड़ा पीछे, फिर वापस यहां आ जाएगा। समझे कैसे करेगा ये अपना एसएचएम कंप्लीट, एक एसएचएम का राउंड पूरा कैसे कंप्लीट करेगा, समझ रहे हो। मैंने उसको यहां ये पकड़ा, ठीक है, मैं पकड़ के पहले यहां तक ले गया, तो पहले इसका डिस्प्लेसमेंट यहां तक ऐसे हुआ, ठीक है, फिर वापस यहां आया एट एन इंस्टेंट, फिर थोड़ा पीछे भी जाएगा इधर, फिर वापस इधर, ठीक है। तो मतलब स्प्रिंग को आप इसे दबा के से छोड़ोगे तो पहले मैंने जहां तक लेके गया छोड़ा, पहले अपनी यहां आएगी, फिर और पीछे जाएगी, फिर वापस वहां जाएगी, तो ऐसे हो गया ना एक मोशन। तो ये होगा अपना इसका एक पूरा रिवॉल्यूशन, एक पूरा ऑसिलेशन, सॉरी एक एसएचएम का एक राउंड इसका पूरा कंप्लीट होगा। और कब कब कंप्लीट होता है, जब वो जहां से शुरू करी वहां वापस आ गई। तो ऐसे 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 ब्लॉक वही वापस आया कि नहीं आया, इस मेन पोजीशन पे वापस आया कि नहीं आया, तब इसका कंप्लीट होता है एक अपना ऑसिलेशन पूरा। अब उसके लिए अब एक कंप्लीट जो लगता है पूरा ऑसिलेशन, उसका कुछ ना कुछ टाइम पीरियड होता है कि उस पूरे को कंप्लीट, एक पूरे ऑसिलेशन को, है ना, ऐसे 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 इस पूरे इतनी पूरी प्रोसेस को एक के लिए, बस एक ऑसिलेशन की बात कर रहा हूं जो मैंने एक बार आपको हाथ से करके बताया, इस एक के लिए कितना समय लगा उसको टाइम पीरियड कहते हैं। जो मैंने पेंडुलम के लिए भी निकाला भाई, जब अपन पेंडुलम पढ़ रहे थे तो ये मेरा जैसे पेंडुलम था, तो ये इसकी मेन पोजीशन थी। मान लो मैं यहां से इसको मैंने पकड़ लिया और मैं इसको ऑसिलेट करवाना चालू किया, तो ये पहले यहां जाएगा, फिर यहां आएगा, फिर यहां जाएगा, फिर यहां आएगा, वापस अपनी पोजीशन पे वापस आएगा कि नहीं, इसी का जो टाइम पीरियड अपन ने निकाला, ठीक है। तो ये ऐसे ही एक एक ऑसिलेशन पूरे कंप्लीट होते हैं। अब इसके लिए अपन कैसे निकालेंगे, सबसे पहले आप ध्यान देना, अपन ने क्या क्या फॉर्मूले पढ़े स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम से रिलेटेड। एक पढ़ा है F इक्वल टू माइनस के एक्स, वो भी तो स्प्रिंग से रिलेटेड था। अगर मैं स्प्रिंग से रिलेटेड कहूं तो के अपना स्प्रिंग कांस्टेंट था, तो ये स्प्रिंग से इसी से रिलेटेड फॉर्मूला है कि नहीं है, राइट। अब मैं क्या एक एक्सेलरेशन अपन ने क्या पढ़ा था, और क्या पढ़ा था अपन ने, एक्सेलरेशन का एक फॉर्मूला पढ़ा था, ठीक है। एक्सेलरेशन का चलो वो तो बात की बात है। अब मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूं, मैं f की जगह ma लिख सकता हूं, ठीक है। ma इज इक्वल टू कैपिटल लिख लेते हैं m को, तो मैं ma इज इक्वल टू माइनस के एक्स, तो मैं यहां से a की वैल्यू निकाल सकता हूं ना, माइनस के बाय m इंटू एक्स। तो ये मेरी एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आ गया। ma तो मैं यूज कर सकता हूं ना भाई, फोर्स का सेकंड लॉ ऑफ मोशन, ये आया। अब ये ब्लॉक भी एक तरह का एसएचएम कर रहा है, और एसएचएम के लिए मैंने जनरल एक्सेलरेशन की क्या इक्वेशन निकाली थी। अब x के टर्म्स में अगर मैं बोलूं तो मेरी ओमेगा स्क्वायर एक्स आ गई थी माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। ये एक्सेलरेशन के लिए एसएचएम के लिए, एसएचएम तो ये भी कर रहा है तो मैं इसके लिए देख सकता हूं यही फॉर्मूला, क्योंकि ये भी तो एक तरह का एसएचएम ही कर रहा है। दोनों एक्सेलरेशन है, ये भी एसएचएम के लिए, ये भी, मतलब इन दोनों को मैं इक्वेट कर सकता हूं, दोनों इसी के ही है और दोनों ही एक्सेलरेशन है ना। तो मैं क्या कर सकता हूं, इक्वेट कर देता हूं, क्या आ जाएगा मेरा, माइनस के, मतलब इसको तो अपन नीचे ही करते हैं, यहां कर लेते हैं, माइनस के एक्स इज इक्वल टू माइनस के एक्स बाय एम इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। एक्स से एक्स मेरा कैंसिल हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, यहां से मेरी के की वैल्यू, के की नहीं, अपने को किसकी वैल्यू की जरूरत है, अपने को यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, विच इज के बाय एम। यहां से ओमेगा निकालो तो रूट चला जाएगा वहां पे, अंडर रूट के बाय एम। ये वैल्यू अपने को बहुत काम आने वाली, इसको रखना। अब अपन क्या करते हैं, आगे चलते हैं। अब इस डेरिवेशन में मैं और क्या करूंगा आगे। अब अगर आप ध्यान से देखो तो मेरा ओमेगा होता है 2π/t, ये अभी अपन ने पढ़ा ये फॉर्मूला। अब मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, ये डेरिवेशन बहुत छोटी है, ओमेगा की जगह पर क्या लिख देंगे, अंडर रूट के बाय एम, ये निकाला ना अभी, अंडर रूट के बाय एम। अब यहाँ पे तो के अपना स्प्रिंग कांस्टेंट होगा ना, क्योंकि स्प्रिंग की बात कर रहे हैं, है ना। 2π/t, बस t को निकाल लेना है। क्या करते हैं अपन, t को वहां ले जाते हैं और इस पूरे को नीचे ले आते हैं, है ना। या ये भी कर सकते हो, दोनों साइड इन्वर्स कर दो, दोनों साइड इन्वर्स कर देते हैं, क्योंकि इसके पहले भी अपन ने वही किया था। तो इस साइड इन्वर्स करोगे तो t/2π आ जाएगा, इस साइड इन्वर्स करोगे तो अंडर रूट के अंदर पलट जाएगा m बाय के, टाइम पीरियड 2π वहां ले जाओ, 2π अंडर रूट m बाय के आ जाएगा, सही है। जहां पे 2π कांस्टेंट है, m जो है अपना मास ऑफ दिस ऑब्जेक्ट है, ब्लॉक
कि अपना स्प्रिंग कांस्टेंट हो जाएगा, जो भी यहाँ पे स्प्रिंग होगी। तो ये मेरा टाइम पीरियड का फॉर्मूला आ गया फॉर स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम। ठीक है, अब है ना ये मास को यहाँ पे इनर्शिया फैक्टर भी लिखते हैं ना, और के को अपना स्प्रिंग फैक्टर वगैरह वो लैंग्वेज में लिखते हैं। बट हाँ मतलब फॉर्मूला तो यही है, टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई अंडर टाइम बाय के। इसी के साथ दोनों डेरिवेशन कंप्लीट होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बढ़िया से प्रिपेयर कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। बाय बाय।